नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्रमुख आलोचनाकार तथा प्रगतिशील समीक्षकों में अग्रणी श्री रामविलास जी शर्मा के बारे में। यहाँ पर हम उनके जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं तथा उन्हें दिए जाने वाले सम्मान तथा कक्षा 12 के अंतरा भाग 2 में इनका एक निबंध है यथास्मै रोचते विश्वम। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। रामविलास जी शर्मा का जन्म सन 1912 ईस्वी में हुआ तथा इनका निधन 2000 ईस्वी में हुआ। रामविलास जी शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ऊंचगांव सानी गांव में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। पीएचडी करने के पश्चात उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में ही कुछ समय तक अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया है तथा सन 1943 से लेकर 1971 के मध्य अवधि में वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक भी रहे हैं। सन 1971 के बाद कुछ समय तक वे आगरा के एम मुंशी विद्यापीठ के निर्देशक के पद पर भी आसीन रहे। जीवन के आखिरी वर्षों में वे दिल्ली में रहकर साहित्य, समाज और इतिहास से संबंधित चिंतन और लेखन करते रहे तथा दिल्ली में ही उनका देहावसान हुआ है। रामविलास जी शर्मा जो हैं प्रमुख आलोचक, भाषा शास्त्री, समाज चिंतक और इतिहासवेता रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कवि और आलोचक के रूप में पदार्पण किया था। उनकी कुछ कविताएं अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक, जो कि 1943 में पहला तार सप्तक आया था, उसमें संकलित है। हिंदी के प्रगतिशील आलोचना को सुव्यवस्थित करने और उसे नई दिशा देने में रामविलास जी शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। उनके साहित्य चिंतन के केंद्र में भारतीय समाज का जनजीवन, उसकी समस्याएं तथा उसकी जो आकांक्षाएं हैं वो रही हैं। उन्होंने कवियों में वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति आदि के काव्यों का एक पढ़ा है तथा उन्हें एक नया मूल्यांकन देने का प्रयास किया है तथा तुलसीदास, महाकवि जो तुलसीदास हैं, उनके महत्व की भी उन्होंने विवेचना की है। रामविलास शर्मा ने आधुनिक हिंदी साहित्य के जो विवेचन किया है और उनका मूल्यांकन करते हुए हिंदी की प्रगतिशील आलोचना का मार्गदर्शन किया है। रामविलास जी शर्मा जो हैं वो प्रमुख आलोचनाकार माने जाते हैं। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वे भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास की समस्याओं पर गंभीर चिंतन और लेखन करते हुए वर्तमान भारतीय समाज की समस्याओं को समझने के लिए अतीत की विवेक यात्रा वे करते रहे हैं। महत्वपूर्ण विचारक और आलोचक के साथ साथ रामविलास जी शर्मा जो हैं एक सफल निबंधकार भी रहे हैं। उनके जो अधिकांश निबंध हैं वो उनकी जो एक पुस्तक है विराम चिन्ह, उस पुस्तक में ये संग्रहित हैं। यानी कि रामविलास जी शर्मा की जो निबंध से संबंधित पुस्तक है वो उसका नाम है विराम चिन्ह। उन्होंने विचार प्रधान और व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना की है, यानी कि व्यक्ति से संबंधित रचना की है। प्रायः उनके निबंधों में विचार और भाषा के स्तर पर एक रचनाकार की जीवंतता और सहृदयता देखने को हमें मिलती है। स्पष्ट कथन, विचार में गंभीरता और भाषा की सहजता उनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। रामविलास शर्मा ने अनेक पुरस्कारों जो हैं वो प्राप्त किए हैं, जिनमें से निराला की साहित्य साधना नामक जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसका भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान तथा हिंदी अकादमी दिल्ली का शलाका सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। पुरस्कारों के प्रसंग में रामविलास जी शर्मा जो हैं उनका आचरण की जो एक महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि वे पुरस्कारों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सम्मान को तो सहर्ष स्वीकार करते थे, किंतु पुरस्कार की जो राशि होती है, जो धनराशि होती है, उसे लोकहित में व्यय करने के लिए पुनः उन्हें लौटा देते थे। उनकी स्वयं की इच्छा थी कि यह जो राशि है, ये धनराशि जो है वो जनता को शिक्षित करने के लिए खर्च की जाए। अब उनकी जो उल्लेखनीय कृतियां है उन्हें हम देखते हैं। भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की
साहित्य साधना, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ये 3 खंडों में विभाजित है। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये भी 3 खंडों में ही विभाजित है। भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब जो हमारा निबंध है यथास्मे रोचते विश्वम, यह जो है इनके जो निबंध संग्रह है विराम चिन्ह, उससे हमें लिया गया है। इसमें उन्होंने कवि की तुलना प्रजापति यानी कि ब्रह्मा से की है तथा करते हुए उनके कर्म के प्रति सचेत किया कि जिस प्रकार ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसी प्रकार कवि भी अपनी मानसिक क्रियाओं द्वारा एक नई सृष्टि का निर्माण करता है तथा उस कवि के जो कर्म होते हैं कि किस प्रकार से उस कविता की उसे रचना करनी चाहिए, वो उसमें दिखाया गया है। लेखक के अनुसार साहित्य जहाँ एक और मनुष्य की मानसिक, जो मनुष्य है उसे मानसिक विश्रांति यानी कि शांति प्रदान करता है, वहीं उसके उन्नति का मार्ग भी अग्रसर होने के लिए उसे प्रेरणा देता है। सामाजिक प्रतिबद्धता साहित्य की कसौटी है। 15वीं शताब्दी से आज तक साहित्य के अध्ययन मूल्यांकन के लिए रामविलास जी शर्मा इस जनवादी साहित्य की चेतना को मान्यता दी है। अब जो इनका निबंध उसको हम पढ़ते हैं। यथास्मे रोचते विश्वम, प्रजापति की से कवि की तुलना करते हुए किसी ने बहुत ठीक ही लिखा है। यथास्मे रोचते विश्वम तदेत परिवर्तते, यानी कि कवि को जैसा रुचता है, जैसा भाता है, वो वैसे ही संसार को बदल देता है। यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात न उठती। कवि का काम यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करना होता है तथा प्रजापति का दर्जा अगर होता तो वह प्रजापति का दर्जा न पाता। वास्तव में प्रजापति ने जो समाज बनाया है उससे असंतुष्ट होकर नया समाज बनाना कविता का जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी कि जो हमारी सृष्टि है, जो हमारा संसार है, अगर उससे व्यक्ति असंतुष्ट है तो अपनी भावनाओं के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा वह एक नए संसार का निर्माण कर सकता है जो कि उसकी इच्छाओं के अनुरूप हो। यूनानी विद्वानों के बारे में कहा जाता है कि वे कला को जीवन की नकल मानते हैं। यानी कि जो कला है, यानी कि साहित्य है जो है, वो जीवन की ही नकल है। और अफलातून ने असार संसार को असल की नकल बताकर कला को नकल ही कहा है। यानी कि जो ये संसार है, ये इसे तो असल बताया यानी कि असली बताया है, जो और कला है उसे नकल की ही नकल बता दिया है। लेकिन अरस्तु ने ट्रेजेडी के लिए जब कहा था कि मनुष्य जैसे हैं उनमें जैसे हैं उससे बढ़कर दिखाए जाते हैं, तब नकल नवीस कला का खंडन हो गया था। और जब वाल्मीकि ने अपने चरित्र नायक के गुण गाकर नारद से पूछा कि ऐसा मनुष्य कौन है, तब नारद ने पहले यही कहा, बहवो दुर्लभश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। यानी कि दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाकर आदि कवि ने समाज को दर्पण में प्रतिबिंबित न किया, वरन प्रजापति की तरह ही एक नई सृष्टि कर दी थी। कवि की सृष्टि जो होती है वो कभी निराधार यानी कि बिना आधार के नहीं होती है। हम उनमें अपने ज्यों के त्यों आकृति भले ही न देख सके, परंतु हमें ऐसी आकृति जरूर देखते हैं जो हमें प्रिय है। जैसी आकृति हम बनाना चाहते हैं, जिन रेखाओं और रंगों से कवि चित्र बनाता है, वे उसके चारों ओर यथार्थ जीवन में बिखरे होते हैं। और चमकीले रंग सुगर रूप ही नहीं, चित्र के पार्श्व भाग की काली छाया भी वह यथार्थ जीवन से ही लेता है। यानी कि अच्छे बुरे सारे ही चित्र जो होते हैं वो कवि अपने रचनाओं में, अपनी कविताओं में उतारता है। राम के साथ वह रावण का चित्र न खींचे तो गुणवान, वीर्यवान, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़वत, चरित्रवान, दयावान, विद्वान, समर्थ और प्रियदर्शन नायक का चरित्र फीका हो जाए। यानी कि जो प्रसिद्ध हैं और प्रसिद्ध के साथ यदि अप्रसिद्ध को भी पात्र बनाकर न लाया जाए तो उस प्रसिद्ध की जो जितने भी ही गुण हैं वो सारे ही फीके हो जाएंगे।
यानी कि यहाँ पर एक राम और रावण का उदाहरण दिया है कि राम जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम थे और रावण जिस तरह से दुराचारी था, और फिर भी रावण के साथ अगर राम के साथ अगर रावण को न दिखाया जाए, उसका चरित्र चित्रण न किया जाए, तो राम की जो चरित्रता है वो फीकी सी नजर आएगी और वास्तव में उसके गुणों को प्रकाशित होने का अवसर ही न आए। कवि अपनी रुचि के अनुसार जब विश्व को परिवर्तित करता है तो यह भी बताता है कि विश्व से उसे असंतोष क्यों है, और यह भी बताता है कि विश्व में उसे क्या रुचिता है जिसे वह फलता फूलता देखना चाहता है। यानी कि अगर कवि अक्सर देखा जाता है कि कवि जो वास्तविक संसार है उससे दुखी होकर रचना करता है, और उस असंतोष का जो कारण होता है वो भी उसे बताता है तथा उसका उपाय भी वह बता देता है। उसके चित्र के चमकीले रंग और पार्श्वभूमि यानी कि पीछे की जो पृष्ठभूमि होती है कि गहरी काली रेखाएं दोनों ही यथार्थ जीवन से उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होता है। ऐसा यथार्थवादी जिसके पांव वर्तमान जमीन यानी कि धरती पर हैं और आंखें भविष्य की ओर क्षितिज पर लगी हुई हैं। इसलिए मनुष्य साहित्य में अपने सुख दुख की बात ही नहीं सुनता, उसमें आशा का एक स्वर भी सुनता है। साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं, उससे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है। यदि समाज में मानव संबंध वही होते जो कवि चाहता है तो शायद उसे प्रजापति बनने की जरूरत न पड़ती। उसके असंतोष की जड़ ये मानव संबंध ही है, मानव संबंधों से परे साहित्य नहीं है। कवि जब विधाता पर साहित्य रचता है तो उसे भी मानव संबंधों की परिधि में खींच लाता है। इन मानव संबंधों की दीवार से हैमलेट की कवि सुलभ सहानुभूति टकराती है और शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि करता है। यहाँ पर दो कवि दिए गए हैं जो पाश्चात्य कवि हैं, हैमलेट और शेक्सपियर। ऐसे समय जब समाज के बहुसंख्यक लोगों का जीवन इन मानव संबंधों के पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने लगे, सिकचे तोड़कर बाहर उड़ने के लिए आतुर हो उठे, उस समय कवि का प्रजापति रूप और भी स्पष्ट हो जाता है। वह समाज की सृष्टा और नियामक के मानव विहंग से शुद्ध और रुद्र स्वर में वाणी देता है। रुद्र स्वर यानी कि जो कंठ जो है बैठा हुआ है, भरा हुआ जो स्वर होता है, रुका हुआ जो स्वर होता है, वह मुक्त गगन के गीत गाकर उस विहंग के परों पर नई शक्ति भर देता है। साहित्य जीवन का प्रतिबिंब रहकर उसे समेटने, संगठित करने और उसे परिवर्तन करने का अजय जो अस्त्र है वह बन जाता है जिससे कोई जीत ना सके। 15वां जो 16वीं सदी है उसमें हिंदी साहित्य ने यही भूमिका पूरी की थी। ये बात 15वीं 16वीं शताब्दी की बात है जब कवि लेखक कर रहा है। सामंती पिंजड़े में बंद मानव जीवन की मुक्ति के लिए उसने वर्ण धर्म की सिकोचित थी, यानी कि जो जालियां थी, जो वो कह सकते हैं उसको, जो पर्दे थे उस पर उन्होंने प्रहार किया। कश्मीरी, यहाँ पे कुछ संतों के नाम दिए गए हैं, कश्मीरी अलदद, पंजाबी नायक, हिंदी सुर तुलसी, मीरा, कबीर, बंगाली चंडीदास, तमिल तिरुवल्लुवर आदि गायकों ने आगे पीछे समूचे भारत में उस जीर्ण मानव संबंधों के पिंजड़े को झकझोर दिया था। इन गायकों की वाणी ने पीड़ित जनता के मर्म को स्पर्श कर उसे नए जीवन के लिए बटोरा था, उसे नई आशा दी थी, उसे फिर से संगठित भी किया था, और जहां तहां जीवन को बदलने के लिए संघर्ष की आवश्यकता थी उसे भी आमंत्रित किया था। 17वीं और 20वीं सदी में बंगाली रविंद्रनाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी के थे, तेलुगु विलेश लिंगम, तमिल भारती, मलयाली वल्लोत, यानी कि ये जो कवि हैं आदि ने अंग्रेजी राज्य और सामंती अवशेषों की जड़ें जो पिंजरे हैं उस पर भी प्रहार किया। एक बार फिर उन्हें भारत की दुखी पराधीन जनता को, उन्होंने जो भारत की जो दुखी थी, पराधीन थी, हताश हो चुकी थी, उस जनता को उसने फिर से संगठित किया, उन्हें बटोरा
उसकी मनोवृत्ति, मानसिकता जो होती है वो बदली, उसे सुखी स्वाधीन जीवन की तरफ बढ़ने के लिए उत्साहित किया। साहित्य का 5 जन्य समरभूमि में उदासीन का राग नहीं सुनाता। वह मनुष्य को भाग्य के आश्रय बैठने और पिंजरे में पंख फड़फड़ाने की प्रेरणा नहीं देता है। इस तरह की प्रेरणा देने वालों को वह साहित्य जो है, कवि जो है, वो उसके पंख कतर देता है, यानी अपने शब्दों के प्रहार से उसे निस्तेज बना देता है। वह कायरों और पराभव प्रेमियों को ललकारता हुआ फिर से एक बार उन्हें समरभूमि में उतरने के लिए बुलावा देता है। कहा भी है, क्लीबाना दृष्टा य जनन मुत्साह शूर मानी नामः, भरत मुनि का ये कथन है। अब इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उसको हम देख लेते हैं। नकल नवीस, नकल करने वाले। पार्श्व यानी कि पीछे, बाजू, बगल में। क्षुब्ध, खिन्न, क्षोभयुक्त, अशांत। जीर्ण, पुराना, जर्जर। 5 जन्य, श्री कृष्ण जो हैं उनके शंख का नाम। दृढ़ व्रत, दृढ़ प्रतिज्ञ। विश्रांति, आराम। रुद्र स्वर, रुकी हुई आवाज। शिक्षा, बंधन, कैद। सुघर, सुडोल और सुंदर। पंख कतरना, नियंत्रित करना। तो आज हमने रामविलास जी शर्मा के यथास में रोचते नामक निबंध का अध्ययन किया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा कक्षा 12 के फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड तथा अन्य जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।